हेलो स्टूडेंट्स, चलो वेलकम बैक टू अवर एसवाई बीकॉम सेमेस्टर 4। ठीक है, आज फिर से हम लोग अपना कॉमर्स पेपर जो सब्जेक्ट सेम 3 में था उसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस सेमेस्टर में हमारे सिलेबस में क्या क्या है। तो देखो, 4 मॉड्यूल्स हैं लास्ट सेमेस्टर की ही तरह। फर्स्ट मॉड्यूल जो है अपना वो है प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो देखो, कंपनी में प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री का मैनेजमेंट समझ लेने के बाद एक्चुअली हमको क्वालिटी मैनेजमेंट समझना है। तो क्वालिटी मैनेजमेंट की भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, जब हम मॉड्यूल 2 करेंगे तब समझेंगे। फिर उसके बाद है इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज। इंडिया में कौन कौन सी फाइनेंशियल सर्विसेज है जो ये रिसेंट टाइम में काफी पॉपुलर है, वो हम लोग सीखेंगे। एंड फिर रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडिया, वो रहेगा अपना मॉड्यूल 4, रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडिया। तो देखो, ये 4 मॉड्यूल्स अपने रहने वाले हैं, तो तुम लोग बुक में नोट कर सकते हो। तो आज हम लोग सबसे पहले प्रोडक्शन एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट समझते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले इसमें प्रोडक्शन समझना जरूरी है हमको कि वो क्या होता है। फिर प्रोडक्शन के सिस्टम्स वगैरह, प्रोडक्शन के कंट्रोल, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखो, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है एक्चुअली। पहले हमको समझना पड़ेगा प्रोडक्शन क्या है, और फिर हम समझेंगे इन्वेंट्री क्या है। एंड इन दोनों को प्रॉपरली हमको करना है मैनेज। तो वही हो जाएगा प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री, इन दोनों का मैनेजमेंट। तो अभी देखो, सबसे पहली बात हम कर लेते हैं प्रोडक्शन की। पता होगा आप लोगों को भी कि प्रोडक्शन होता क्या है। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का एग्जांपल लो, जहां पे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, मतलब रॉ मटेरियल आता है, फिर उसको हम प्रोसेस करते हैं एंड फिनिश गुड्स बना देते हैं। तो ये देखो, अगर मैं शॉर्ट में तुमको बताना चाहूँ कि प्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट इज प्रोडक्शन, तो ये देखो, ये एक मशीन समझो। अगर इसको हम एक मशीन समझते हैं, इसी मशीन के पास देखो लेबर वगैरह खड़े हैं एंड कुछ अदर ओवरहेड्स भी यूज हो रहे हैं, मतलब एक्सपेंसेस लग रहा है। मशीन देखो खुद तो नहीं चलती है, मशीन को लेबर चलाता है। ओके, एंड लेबर अगर मशीन को ऑपरेट कर रहा है, तो मशीन को चलाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल अपना, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की तो जरूरत लगती है। तो हमेशा मैं 3 चीजों की बात करूंगा, वो चीजें जो अपने इनपुट को कन्वर्ट कर सके। ये देखो, यहां से आएगा, ये अगर मशीन का एग्जांपल है, ये देखो यहाँ पे आएगा अपना इनपुट। इनपुट मतलब होता है रॉ मटेरियल। ये रॉ मटेरियल जब हमारा यहाँ पे मशीन में जाएगा, लेबर हेल्प करेगा एंड अदर फैक्टर्स हेल्प करेंगे उसको कन्वर्ट करने में। तो ये वाला जो पार्ट अपना हो जाएगा कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट करेंगे, ये देखो यहाँ पे मैं बोलूँ तो कन्वर्ट होता है फिनिश्ड गुड्स, एफजी बोलते हैं जिसको। तो किसी भी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स में जब कन्वर्ट कर दिया जाता है एक्चुअली, तो वो प्रोसेस जो होता है पूरा, उसको बोलते हैं हम प्रोडक्शन। तो गुड्स यहाँ पे अपना प्रोड्यूस हो चुका है। तो ये देखो, ये जो पार्ट होता है एक्चुअली इसी को बोला जाता है इन्वेंट्री। तो जो अपना मॉड्यूल है, इसमें सबसे पहले हम सीखेंगे ये प्रोडक्शन क्या है, इसमें कौन कौन सी प्रोसेस है, कौन कौन सी सिस्टम्स है, कौन कौन सी टेक्निक्स है। तो धीरे धीरे हम यहाँ तक बढ़ेंगे। फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट की टेक्निक्स कौन सी है वो, तो मेजर जो पार्ट है वो अपना प्रोडक्शन वाला पार्ट, समझ रहे हो। ओके, तो चलो देखो, ये जिसको बनाना है बना लो, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। चलो मैं रफ करता हूँ इसको। अब देखो, ये जो भी मैंने तुम लोगों को बताया, इसमें बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। तो प्रोसेस प्रोडक्शन को मैं शॉर्ट में अगर लिखना क्या है वो बता दूं, तो ये सीक्वेंस होता है बहुत सारे ऑपरेशंस का। ये देखो,
बहुत सारे ऑपरेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जब तक वो फिनिश गुड्स नहीं बन जाता तब तक जितने भी ऑपरेशंस लगेंगे उन सबका सीक्वेंस बैक टू बैक। अगर सीक्वेंस प्रॉपर्ली फॉलो होगा गुड्स सही प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज नहीं प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन करने के लिए हमको प्लानिंग करनी होती है। दो चीजें कभी भी इम्पोर्टेंट होती है, कभी भी कोई भी हमारा एक टारगेट है कि अभी हमको गुड्स प्रोड्यूस करना है, सबसे पहले प्लानिंग करना कैसे। तो देखो दो चीजें हमेशा इसमें आएंगी, तो मैं उन दोनों का नाम इसके साथ में लिख देता हूँ। एंड ये तुम्हारे सिलेबस ये वाले चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है और एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक आता है प्लानिंग, किसकी प्लानिंग, प्रोडक्शन की प्लानिंग, प्रोडक्शन की प्लानिंग एंड प्रोडक्शन कंट्रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहले हम प्लानिंग करेंगे कि हम प्रोडक्शन कैसे करना है, ठीक है, क्या क्या चीजें आएंगी उसमें। एंड एक बार प्लानिंग बन गई, मतलब समझो ये अपना पेज है, इस पे हम प्लानिंग करेंगे, फिर ये प्लानिंग के हिसाब से चीजें चलेगी कि नहीं उसको हमको कंट्रोल करना है। ठीक है, नॉर्मली हम यहाँ पे वॉच करते हैं चीजों को, अगर कुछ भी गलत हो रहा है फिर उसको फिर से ऑन ट्रैक लेके आते हैं। तो देखो एक होता है प्रोडक्शन प्लानिंग वाला पार्ट और एक होता है यहाँ पे प्रोडक्शन कंट्रोल वाला पार्ट। तो इसमें क्या क्या कवर है देखो, सबसे पहले प्रोडक्शन प्लानिंग में आता है रूटिंग। रूटिंग सुनने को मिल जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर तुमको एमसीक्यूज वगैरह भी आ सकते हैं। रूटिंग का एक बहुत ही सिंपल मीनिंग है, पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फर्स्ट क्या करेंगे, सेकंड क्या करेंगे, थर्ड क्या करेंगे, सीक्वेंस हम डिसाइड कर देते हैं, वही होता है शॉर्ट में रूटिंग। वो जो मैंने बताया ना छोटे छोटे ऑपरेशंस करने होते हैं, सारे ऑपरेशंस में पहले क्या, फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या, ये करना होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है लोडिंग। अब लोडिंग के देखो बहुत सारे मीनिंग तुमको समझ में आ सकते हैं, लेकिन प्रोडक्शन में लोडिंग का मीनिंग क्या है, कोई भी एक प्रोसेस को पूरा होने में एग्जैक्टली कितना टाइम लगता है। ठीक है, एक प्रोसेस देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये स्टार्ट वाला पॉइंट है और ये प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, एंड हो रहा है, तो इसमें टोटल लगने वाला टाइम कितना है। तो ये जो इन दोनों के बीच का टाइम है इसी को बोला जाता है लोडिंग। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे हमको जजमेंट आता है, इससे हमको जजमेंट आ जाता है कि वो प्रोसेस कितनी देर में कंप्लीट होगा, तो ओवरऑल हमारा प्रोडक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। जब तुम पढ़ाई की प्लानिंग करते हो, एग्जाम कब है ये पता होता है ना तुम लोगों को, ठीक है, उसके हिसाब से तैयारी करते हो। वैसे कौन कौन से प्रोसेस करने हैं, पहले क्या फिर क्या, जैसे तुम सिलेबस कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, फिर एक सब्जेक्ट को खत्म करने में कितना टाइम लगेगा, वैसे यहाँ पे किसी एक प्रोसेस को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। अब टाइम टेबल बना लेंगे, ठीक है। अब आता है देखो शेड्यूलिंग वाला पार्ट। एक चीज याद रखो, जो चीज मैं प्लानिंग में लिख रहा हूँ प्लानिंग में आना चाहिए, वो कंट्रोल में मिक्स मत कर देना। तो रूटिंग, लोडिंग और उसके बाद आता है शेड्यूलिंग। अभी शेड्यूलिंग बताने की जरूरत नहीं है, पता चल गया यहाँ पे कि एग्जैक्टली, ठीक है, इतना टाइम लगेगा किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन को। शेड्यूलिंग में हम चीजों को थोड़ा शेड्यूल कर देंगे। एक्चुअली यहाँ पे वो पार्ट आता है किसको क्या देना है, ठीक है, थोड़ा हम आगे भी समझेंगे, लेकिन कौन सा प्रोसेस कितने टाइम पे स्टार्ट होगा एंड कब खत्म होगा, ये पार्ट यहाँ पे आ जाता है। समझ रहे हो, थोड़ा नोट कर लो जरा इसको, रूटिंग, लोडिंग एंड शेड्यूलिंग। एमसीक्यूज में तुमको आ सकता है ब्रीफ में कि यस डैश फिल करने को आएगा, क्या रूटिंग होगा, क्या लोडिंग होगा, क्या शेड्यूलिंग होगा, ये तुमको पता होना चाहिए। क्लियर है, ओके, आई होप समझ चुका है। तो देखो रूटिंग, लोडिंग, शेड्यूलिंग, यहाँ पे अपना क्या, वही कितना टाइम लगेगा वो पता होने के बाद हमने टाइम टेबल बना लिया है हर एक्टिविटी का, हर एक्टिविटी को कितने टाइम में हम कंप्लीट करेंगे, टाइम टेबल रेडी है। अब आते हैं कंट्रोल की तरफ। अब यहाँ पे सबसे पहला जो पार्ट हो जाता है वो होता है अपना डिस्पैचिंग। ये देखो डिस्पैचिंग, डिस्पैच का नॉर्मल मीनिंग क्या होता है, अगर ये डिलीवरी के केस में अगर हम समझे तो प्रोडक्ट यहाँ से निकल के वहां पे कितने टाइम पे डिस्पैच हो रहा है ये, लेकिन यहाँ पे डिस्पैचिंग का, क्योंकि प्रोडक्शन की बात हो रही है, ये फ्लिपकार्ट और अमेजन के प्रोडक्ट्स डिलीवर करने की बात नहीं हो रही। वहां पे बोलते हैं ना आपका प्रोडक्ट डिस्पैच हो चुका है, मतलब निकल चुका है, लेकिन वो मीनिंग यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे डिस्पैचिंग का मीनिंग है
अपना जो काम है ना वो अलोकेट कर देना है। प्लानिंग हो चुकी है ना, कौन क्या क्या काम करेगा वो डिस्पैच कर देना है कि ये पर्सन ये काम करेगा, प्रोडक्शन रिलेटेड ये एक्टिविटी ये करेगा ये करेगा ये करेगा, तो अब वैसे ही होनी चाहिए। कौन सी मशीन में क्या बनेगा, ठीक है, कौन सी मशीन में ये होगा, कौन सी मशीन में वो होगा, तो ये सब हम डिस्पैच कर देते हैं। तो ये कंट्रोल वाले पार्ट में आता है डिस्पैचिंग। फिर उसके बाद फॉलोअप, उसके बाद फॉलोअप होता है। फॉलोअप मतलब अब देखो सिंपली हमको देखना है काम कैसा चल रहा है, प्रोडक्शन मशीन में काम प्रोसेस हो रहा है जैसा हमने सोचा था वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर वैसा हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो फॉलोअप करने के बाद पता चले, ऐसा नहीं काम स्टार्ट कर दिया छोड़ दिया बैठे हो आराम से, ऐसा नहीं चलेगा। ओके, फिर एक आता है अगर कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है तुमको, मतलब हमने सोचा था ऐसे काम चलेगा लेकिन वो काम एक्चुअली ऐसे जा रहा है, फिर से उसको ऑन ट्रैक लाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल करके बोल सकता हूँ, या फिर रीप्लानिंग बोल सकते हैं हम इसको, रीअलोकेटिंग बोल सकते हैं, ये वाले पार्ट को दोनों को साथ में, मतलब ये कंट्रोल वाला पार्ट है। यहाँ पे पता चल जाता है चीजें ट्रैक पे नहीं है, फिर से लाइन पे लेके आओ। ठीक है, तो ये कंट्रोल वाले पार्ट में आ जाता है। तो देखो, रूटिंग, लोडिंग, शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग, फॉलोअप, कंट्रोल या तो रीप्लानिंग, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है कि कौन सा किसका पार्ट है, समझ रहे हो। तो ये पूरा जो है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड प्रोडक्शन कंट्रोल के बारे में तुमको ओवरव्यू था, जो तुमको समझ में आना चाहिए फर्स्ट मॉड्यूल में 100%। ठीक है, चलो अब जरा आगे बढ़ते हैं, ये बुक में नोट कर लो, तब तक मैं रफ करता हूँ। वीडियो पॉज करके तुम लोग इसको नोट कर सकते हो। चलो अब पता चल गया है कि यस प्रोडक्शन करना है हमको, कितने टाइप के प्रोडक्शन सिस्टम होते हैं वो समझ लेते जरा। बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, इसमें से तुम काफी ज्यादा एमसीक्यूज एक्सपेक्ट कर सकते हो। कितने टाइप के प्रोडक्शन सिस्टम होते हैं जरा हम वो समझ लेते हैं। ठीक है, मेन जो टाइप है वो दो टाइप होते हैं। ठीक है, मेन दो टाइप होते हैं, देखो कौन कौन से। एक होता है यहाँ पे इंटरमिटेंट सिस्टम और एक होता है कंटिन्यूअस। अब इस पे हम कई सारे प्रोडक्ट्स के भी एग्जांपल लेंगे। ठीक है, उनके तरीके से समझेंगे ऐसे कैसे काम करेगा। देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक साथ बन जाती हैं, कुछ चीजों को टाइम लगता है, कुछ चीजें ऐसी एक एक करके बना सकते हो, कुछ चीजें ऐसी एक एक करके नहीं, लॉट में तुम बनाओगे तो कंपनी को बेनिफिट रहता है उसमें। ठीक है, तो यही चीजें हमको यहाँ पे समझनी चाहिए। इंटरमीडिएट और इसमें फर्क है, इंटरमीडिएट मतलब जैसे जरूरत लगेगी वैसे बनाएंगे, कंटिन्यूअस मतलब बना बना के रख लेंगे हम। हमारे पास एक बहुत बड़ा वेयर हाउस है, हमने बहुत सारा माल प्रोड्यूस करके रख लिया है, अब जब कस्टमर मांगेगा उसको वेयर हाउस में से देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, इधर पे क्या होता है, कस्टमर की जैसे रिक्वेस्ट आई सर ये कर दो, ये चाहिए ऑर्डर, हम उसको तुरंत बना के देंगे, सर ऐसे कर दो, फिर हम उसको तुरंत बना के देंगे। ठीक है, तो देखो इसमें तीन टाइप होते हैं और इसमें दो टाइप होते हैं। कौन कौन सा है जरा देख लो। इस वाले में जो पहला होता है उसको बोलते हैं बैच प्रोडक्शन, दूसरा होता है जॉब प्रोडक्शन एंड तीसरा होता है अपना प्रोजेक्ट प्रोडक्शन। तो देखो बैच प्रोडक्शन, जॉब प्रोडक्शन और प्रोजेक्ट प्रोडक्शन, इन दोनों को समझते हैं। बैच प्रोडक्शन क्या होता है, हम लोग कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं वो है सेम टाइप का, जैसे कि हम टूथपेस्ट बना रहे हैं, बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे लेंगे हम टूथपेस्ट। अब टूथपेस्ट है और उसमें भी वैरायटी है, जैसे टूथपेस्ट हम एक ले लेते हैं आयुर्वेदिक वाला, ठीक है, अब कॉलगेट कंपनी है, देखो अलग अलग टाइप के टूथपेस्ट बनाती है। हम दो टूथपेस्ट की बात करते हैं, एक आयुर्वेदिक वाला है एक सेंसिटिव वाला है। तो ये दोनों हमको बनाना है तो कंपनी क्या करती है पता है, इनको दो बैच में डिवाइड कर देती है। सारे आयुर्वेदिक है तो टूथपेस्ट ही बनाना है, 90% इंग्रेडिएंट सेम है, 10% जो डिफरेंट है, तो एक बैच बना के यहाँ पे आयुर्वेदिक वाला प्रोड्यूस करते रहेंगे, वो प्रोसेस होते रहेगा, प्रोडक्शन होते रहेगा, और यहाँ पे
दूसरी जगह पे सेंसिटिविटी वाला बनता रहेगा। तो बैच में छोटा लॉट भी हो सकता है, बड़ा लॉट भी हो सकता है, चलता है। सिंगल यूनिट लेकिन नहीं बना सकते हम लोग यहाँ पे, ठीक है। बैच में बहुत सारे, बैच कभी भी एक जन की होती है या नहीं, नॉर्मली मल्टीपल लोगों की होती है, लॉट होता है उसमें। तो बैच में काफी लोग होते हैं, सेम टाइप के होते हैं लेकिन बैच वाइज होते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप के टूथपेस्ट बन रहे हैं अलग अलग अपनी अपनी बैच में, उनको हम बना के रख देते हैं, समझ रहे हो। तो ये होता है बैच प्रोडक्शन। एक होता है जॉब प्रोडक्शन। जॉब प्रोडक्शन की खासियत पता है क्या है, यहाँ पे सिंगल यूनिट भी बना सकते हो, क्योंकि जॉब मतलब जैसा काम आया है वैसा। एक बेस्ट एग्जांपल है उसको टेलर, ठीक है। अब गर्ल्स सोचो अगर तुम लोग कभी ड्रेस सिलवाने जा रहे हैं, बॉयज शर्ट पैंट सिलवाने जा रहे हैं, तो देखो टेलर बैठा हुआ है, तुम उसके पास जाओ, बोलो सर मेरा ये शर्ट पैंट सिल के दे दो या मेरी ये ड्रेस सिल के दे दो, जैसा तुम बताओ स्पेसिफिकेशन दो वैसा बन के मिल जाएगा। तो जॉब मतलब जैसा काम आया उसके हिसाब से। इसमें पहले से ही बताओ टेलर ऐसा क्या, पहले से ही 4-5 ड्रेसेस या 10-15-100 ड्रेसेस सिल के रख दी, कस्टमर आया फिर उसको बोला लो पहन के ट्राई करो, ऐसा नॉर्मली नहीं करते। तो जॉब में जैसा ऑर्डर आया, जैसी स्पेसिफिकेशन है वैसी बना के देंगे। छोटे छोटे लॉट होते हैं, लॉट भी नहीं एक्चुअली सिंगल यूनिट भी यहाँ पे पॉसिबल। फिर एक है प्रोजेक्ट प्रोडक्शन। अब प्रोजेक्ट में बिल्डिंग वगैरह, डैम वगैरह का एग्जांपल सोचो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट आई, रिसोर्सेस आए, हमको डैम बनाना है या ब्रिज बनाना है। तो अब देखो ब्रिज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है, टारगेट एक ही चीज बनानी है, ठीक है, जस्ट ब्रिज बनाना है। अब इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, हम यहाँ पे अगर 3 साल की बात करें तो 10 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं, ये सब तो अपने टाइम पे कंप्लीट हो जाते हैं। प्रोजेक्ट प्रोडक्शन नॉर्मली टाइम पे कंप्लीट नहीं होता, थोड़ा लेट हो सकता है, ठीक है, ये इसकी गल। तो प्रोजेक्ट मतलब बड़ा प्रोजेक्ट होता है नॉर्मली, ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज होता है। जॉब प्रोडक्शन सिंगल यूनिट पे भी काम कर सकता है। बैच प्रोडक्शन सेम टाइप के गुड्स होते हैं लेकिन बैच वाइज में बनते हैं, समझ लो। अब आते हैं जरा ये दूसरे वाले में, देखो कंटिन्यूअस सिस्टम। इनकी क्या खासियत है बताया था मैंने तुम लोगों को, यहाँ पे जैसे कस्टमर आएगा वैसे बना के देंगे अलग अलग में। कंटिन्यूअस सप्लाई में हम पहले ही बहुत सारा बना के रख लेंगे। मास प्रोडक्शन पहले तो हम बोल सकते हैं मास प्रोडक्शन। कुछ एग्जांपल ले लें, जैसे मास प्रोडक्शन का कोई भी कंज्यूमर गुड्स ले लो, खाने पीने की चीजें हमने बहुत सारी बना बना के रख दी है हमारे वेयर हाउसेस में, ठीक है। अब पता है कि बाहर डिमांड आएगी, यस, फिर हम उसको वेयर हाउस में से बेचते जाएंगे, समझ लो चीजें, वेयर हाउस में से उसको सप्लाई करते जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम अपनी मशीन के बाजू में बैठे हुए, कस्टमर आएगा, कस्टमर हमको बोलेगा कि सर हमको ये प्रोडक्ट चाहिए अभी बना के, फिर हम अपनी मशीन चालू करेंगे और बना के देंगे, ऐसे नहीं, हमारे वेयर हाउस में से सप्लाई होते जाएगा। मास का मतलब ये होता है हैवी क्वांटिटी में हम लोग, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हम लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, समझ रहे हो ना चीजों, कंटिन्यूअस होते रहते हैं। और एक चीज बस यहाँ पे सेकंड होता है प्रोसेस प्रोडक्शन। बहुत ध्यान से देखो, प्रोसेस प्रोडक्शन मतलब क्या हो जाता है, ये वो वाले कैटेगरी, ये वो वाले गुड्स है या वो आइटम्स हैं जिनको प्रोसेस में टाइम लगता है, एक ही बार में नहीं बन सकते, ठीक है। कुछ एग्जांपल ले लो, जैसे कि तुमको पता है शक्कर कैसे बनती है, ठीक है। पहले शुगर केन को प्रोसेस करेंगे, उसका जूस निकलेगा, गन्ने का जूस, फिर उसको प्रोसेस करेंगे, गुड़ बनेगा, फिर गुड़ को और रिफाइन करते तब शुगर बनती है। तो अलग अलग फेजेस से, तो देखो फर्स्ट स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, ये देखो स्टेज वाइज जो प्रोडक्शन होता है वो वाले गुड्स सारे इसमें आ जाते हैं, वो वाले सब के सब यहाँ पे आ जाएंगे, कंटिन्यूअसली होना पड़ता है ना। ये देखो यहाँ से यहाँ होगा, यहाँ से यहाँ होगा, तो ये प्रोडक्शन जो गुड्स को प्रोसेस में हमको प्रोड्यूस करना पड़ता है, अलग अलग स्टेजेस में प्रोड्यूस करना होता है, वो कंटिन्यूअस सिस्टम में आते हैं। एंड ये तीनों देखो इंटरमीडिएट सिस्टम में आते हैं, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है तुमको एमसीक्यू में, अच्छे से नोट कर लो बुक में। आई होप क्लियर होगा, तुम लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। एक्चुअली तुम्हारे प्रोडक्शन सिस्टम जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट वाला है, वैसे तो उसमें क्वेश्चंस तो यही है, इंपॉर्टेंस क्या है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सब है, लेकिन अब क्योंकि तुम्हारा पेपर पैटर्न जरा अलग है तो वो तो कभी आएगा ही नहीं, अभी इसमें पॉसिबल ही नहीं है। तो जो तुम्हारे एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है
कोशिश की है मैंने कि काफी सारे कॉन्सेप्ट इसमें कवर हो जाए, थोड़ा डिटेल में तुमको एक्सप्लेनेशन दे दूं, तो देखो इतना तुम्हारे लिए फिलहाल सफिशिएंट रहेगा। चलो नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं जो इसका पार्ट 2 है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब वो बताने की तो जरूरत नहीं है, अभी मैंने तुमको ओवरव्यू दे दिया था कि जो भी इन्वेंटरीज, ये देखो प्रोडक्शन हो चुका है, एज टेक्निक से प्रोडक्शन हो चुका, फिनिश गुड्स रेडी है, तो जो अपना फिनिश गुड्स है वही अपना इन्वेंटरी है। तो अब देखो वेयरहाउस का एग्जांपल लेंगे हम कि हमारे वेयरहाउस में, ये देखो ये हमारा वेयरहाउस है। अब नॉर्मली देखो आप सबको मालूम है मुंबई में ये भिवंडी एरिया है, भिवंडी में मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेज़न के बड़े बड़े वेयर हाउसेज है। तो यहाँ पे ये एक वेयर हाउस हो गया, बहुत सारे फिनिश गुड्स रेडी पड़े, अब इनको बेचना है। यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट है, ठीक है, कुछ हिसाब नहीं है, लेकिन कंपनी टू कंपनी ये इंपॉर्टेंट होता है। देखो एक कंपनी है जिसकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा है कि वो लाखों यूनिट्स बना सकती है, लेकिन अगर उनको मैनेज ही करने नहीं आ रहा है, बना के रख दे खराब हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। आप या तो इतना बनाओ, आप अपने बिजनेस को देखो, बिजनेस को समझो कितना बनाना है। ठीक है, आप बहुत ज्यादा बना के रख सकते हो तो अच्छी बात है, कम बना सकते हो, ठीक है, उतना बनाओ जितनी जरूरत है, या फिर कस्टमर बोलेगा तभी बनाओ, अदरवाइज बेच जाएगा। ये सारी टेक्निक्स को ही ओवरऑल इन्वेंटरी मैनेजमेंट बोला जाता है। आपके पास इन्वेंटरी है, आप उसको अच्छे से मैनेज करो ताकि आपका भी लॉस कम हो, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन प्रॉपर मिले, उसके पास टाइम पे पहुंच पाए। अभी अमेज़न का इन्वेंटरी मैनेजमेंट इतना बेस्ट है कि देखो अब इन्होंने वेयर हाउसेस बना लिए हैं और इनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, डिलीवरी सिस्टम इतना स्ट्रांग है, आप अब भी ऑर्डर करो, कल सुबह आपका प्रोडक्ट डिलीवर भी हो जाता है। समझ लो, ये सब इन्वेंटरी मैनेजमेंट की वजह से पहुंचो, उनको पता है ना। कभी कभी देखो अपने बैग में कौन कौन सी चीजें वही हमको पता नहीं होती है, हम ढूंढते रह जाते हैं। अभी हम टीवी देख रहे थे, रिमोट हमारे हाथ में था, बाद में रिमोट पता नहीं किधर चला गया, समझ में नहीं आता। अगर कंपनीज में ऐसा हुआ तो जो प्रोडक्ट कस्टमर मांग रहा है वो टाइम पे नहीं मिल पाया तो वो अच्छे से उसको मैनेज करके रखते हैं ताकि टाइम आने पर पता चल जाए चीजें। ठीक है, तो देखो इन्वेंटरी मैनेजमेंट की बहुत सारी टेक्निक्स होती है, कुछ पॉपुलर टेक्निक्स है मैं बता दूंगा। ठीक है, जैसे कि एक फेमस टेक्निक है एबीसी क्लासिफिकेशन, देखो नोट करते जाना, एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है एबीसी क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है ऑलवेज बेटर कंट्रोल। ये देखो ऑलवेज बेटर कंट्रोल करके भी बोला जाता है इसको, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। अब एबीसी में देखो क्या है, एक कंपनी है जहां पे वैरायटी ऑफ गुड्स बेचे जाते हैं, लेकिन कुछ गुड्स ऐसे हैं, नॉर्मली देखो ऐसा होता है, 3 क्राइटेरिया बना देंगे, 10%, 20% एंड 70%। देख रहे हो 10%, 20% एंड 70%, ये कैटेगरी ए को दी जाती है, ये बी को दे दी जाती है, ये सी को दे दी जाती है। ये वाले मोस्ट वैल्यूड गुड्स, समझो मेरी कंपनी है, ठीक है, मेरे पास गोल्ड वगैरह या सोने चांदी वगैरह है। एक घड़ी का एग्जांपल है, देख वो कंपनी जो घड़ियां बनाती है, बेचती है, वॉच वाली है, तो उनके पास जो प्रीमियम क्लास की वॉचेस हैं, नंबर कम होंगे, उनकी वैल्यू ज्यादा होती है, तो उनको ए क्लास में रख देते हैं। ये वाले जो हैं ये मॉडरेट वैल्यू के रहते हैं। ठीक है, तो इनका जो मैं वॉल्यूम बोलूं, इनका वॉल्यूम बहुत कम रहता है, लो रहता है। ये क्योंकि मीडियम साइज है, इनके नंबर्स भी ठीक है 50% रहेंगे, और इनकी वैल्यू भी ना ज्यादा ओवर क्लास रहेगी ना ही ज्यादा चीप रहेगी। लेकिन ये 70%, ये वो गुड्स हैं बहुत सस्ते, नंबर बहुत ज्यादा नंबर है। तो ये देखो ये लो वैल्यू वाले रहते हैं, लेकिन इनके वॉल्यूम जो रहता है बहुत हाई रहता है, बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजें, सस्ती घड़ियां हैं उनके पास, जो घड़ियां सस्ती हैं लेकिन लार्ज नंबर में, क्योंकि इंडिया में मिडिल क्लास पॉपुलेशन, पुअर क्लास पॉपुलेशन ज्यादा है, अगर वो पहनेंगे तो उनके लिए ज्यादा ना, रिच लोग कम है तो वो घड़ियां भी कम बनाते हैं। तो जब इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये एक चीज में हेल्प करती है कि आप इन चीजों पे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि ये ज्यादा वैल्यू वाले भी ये चोरी वगैरह हो गए, प्रॉब्लम हो जाएगी, कंपनी को लॉस हो जाता है, और ये अर्निंग भी ज्यादा करवा के दे सकती है जितने में। देखो अभी जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम मारुति सुजुकी का। अब मारुति सुजुकी अगर
1000 गाड़ियां बेचती होगी अपनी 4-4 लाख की, या 100 गाड़ियां बेचती होगी 4-4 लाख की, लेकिन वही मर्सिडीज और ऑडी वगैरह कंपनी देख लो, वो अपनी 1 या 2 गाड़ी भी बेच लेते हैं तो मारुति सुजुकी जितना प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो फर्क समझ रहे हो? इन्वेंटरी मैनेजमेंट किसको ज्यादा लगता होगा? मारुति सुजुकी का कितना नंबर हो जाता होगा? समझो 4-4 हजार गाड़ियों का, 400 गाड़ियों का, जितनी भी गाड़ियां हैं, लेकिन ये तो 2-3 गाड़ियों में उतना प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। तो कंपनी टू कंपनी इंपॉर्टेंट होता है कि वो कौन सा क्लासिफिकेशन करे। समझ रहे? मतलब इन्वेंटरी मैनेजमेंट का कौन सा टेक्निक यूज करें? एक होता है एबीसी वाला। ओके, चलो एक और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, काफी पॉपुलर है, जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम, आप लोग घड़ी पहनते रहोगे तो आपको पता है जस्ट इन टाइम के शोरूम्स भी होते हैं, तो उन्होंने ये नाम लगभग यहीं से लिया। जस्ट इन टाइम क्या होता है? ये वो कंपनी है, वो कंपनी ये टेक्निक यूज करती है इन्वेंटरी मैनेजमेंट का, जो स्टॉक नहीं रखना चाहती। सिंपल सी चीज एक याद रखो, इनका एक ही मोटिव होता है, जीरो स्टॉक। हम अपना प्रोडक्शन सिस्टम इतना स्ट्रांग रखेंगे या इतनी फास्ट डिलीवरी दे सके, फास्ट प्रोड्यूस कर सके, कस्टमर ने अभी ऑर्डर दिया, 100 ऑर्डर है, 100 बना के दे देंगे, एक भी एक्स्ट्रा नहीं बनाएंगे, तो जीरो स्टॉक रहता है। तो इनका बाकी चीजों पे थोड़ा और ध्यान देते तो इनका इन्वेंटरी मैनेजमेंट का कॉस्ट बहुत कम होता है। ठीक है, 1000 का ऑर्डर है, 1000 बनाएंगे, 1000 और एक भी नहीं बनाएंगे, तो क्या होता है? जीरो स्टॉक फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट हो गया एबीसी क्लासिफिकेशन, दूसरा हो गया जस्ट इन टाइम, एक तीसरा कर लेते हैं, इसको रफ कर देता हूं मैं। देखो थर्ड एबीसी जस्ट इन टाइम, एंड द थर्ड वन इज ईओक्यू। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ध्यान से सुनना, अभी आप लोग एसवाई में हो, टीवाई में जाओगे तो कॉस्टिंग में मिलेगा कैलकुलेशन के लिए। ईओ की इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, हमारे पास बहुत सारी मशीन्स है, अभी सब मशीन पे लेबर है, और मशीन देखो कैसी होती, कंपनी में स्टॉक नहीं होती, उनको बंद नहीं करते हैं कभी, उनमें आप कंटिन्यू मटेरियल डालते जाओ, प्रोसेस होती रहती है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, ये अपना रेलवे इंजन होता है ना, ट्रेन का जो इंजन होता है, अगर समझो कल्याण स्टेशन पे ट्रेन आधे घंटे रुकने वाली है, आधे घंटे का हॉल्ट है, लेकिन फिर भी देखो ट्रेन का ड्राइवर उस इंजन को बंद नहीं करता है। क्यों बंद नहीं करता है? उनको ये पता है कि अगर इसको बंद कर देंगे, ट्रेन के इंजन को बंद करके फिर से रीस्टार्ट जब करेंगे ना, तो उसमें ज्यादा फ्यूल कंज्यूम होगा, जबकि उसको चालू रखो तो नॉर्मली वो धीरे धीरे कम फ्यूल कंज्यूम करेगा। तो ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में मशीन्स होती हैं, हम उनको 24 आवर्स चालू रखते हैं, तो मशीन चालू है तो खाली नहीं चलनी चाहिए, इनपुट चलना चाहिए, आप रॉ मटेरियल डालते जाओ। तो बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, ये टेक्निक रॉ मटेरियल के लिए यूज करती है। ठीक है, किसके लिए यूज करती है? रॉ मटेरियल। यहाँ पे आपकी मशीन है, यहाँ से मटेरियल इनपुट हो रहा है, तो एक क्वांटिटी होती है, जैसे कि मटेरियल ए, फॉर एग्जांपल मटेरियल ए है, हम यहाँ पे कैडबरी बना रहे हैं, कैडबरी के लिए चॉकलेट पाउडर चाहिए। चॉकलेट पाउडर अगर उसका स्टॉक हम 5-5 हजार 4-4 हजार किलो रखते हैं, लेकिन जब 2000 किलो के नीचे जाएगा, देखो जब इसके नीचे 2000 किलो के नीचे जाएगा, हम दोबारा ऑर्डर प्लेस कर देंगे। समझो वो दुकान वाला 200 किलो से कम जा रहा है, अभी धीरे धीरे मशीन में 200 किलो तो डालने के लिए है। समझो दुकान वाला हमको एक दिन बाद ऑर्डर देगा ना, वो हमको डिलीवरी करेगा, तो हम आज ही ऑर्डर प्लेस कर देंगे। जैसे जैसे ये कम हो गए, देखो ये कम हो गए, जीरो पे आने वाला होगा, तब तक नया स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, तब तक नया स्टॉक आएगा। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब हम ऑर्डर ही ऐसे प्लेस करते हैं कि हमारा खर्चा भी कम हो, क्योंकि ऑर्डर करने के कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट बहुत ज्यादा होते हैं। समझो हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा है, हमने बहुत ज्यादा माल ऑर्डर कर दिया, बहुत ज्यादा माल ऑर्डर कर दिया, भर दिया, बोला मशीन के लिए हमेशा पड़ा रहेगा। अरे तो हमारा पैसा भी तो लग गया लाखों रुपए, उसका भी इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है ना। बैंक में पैसा पड़ा होता तो इंटरेस्ट नहीं मिल रहा होता क्या? और ऑर्डर करते समय पता, ऑर्डर करो, हमारे भी ट्रक्स इन्वॉल्व होते हैं, वहां से भी सामने वाला ट्रांसपोर्ट से भेजता है, तो वो खर्चा भी तो ज्यादा होता है। कभी कभी एक बार माल मंगाना महंगा पड़ जाता है, थोड़ा थोड़ा माल मंगाओ सस्ता पड़ जाता है, या इसका उल्टा भी होता है। हम साल में 100 बार माल मंगा रहे हैं, उससे अच्छा कोशिश करो 4-5 बार मंगाओ, 10-12 बार मंगाओ, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट ज्यादा इन्वॉल्व होता है इन चीजों में।
तो ये भी एक टेक्निक होती है इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। आप मैनेज ही ऐसा करो कि ये जीरो होने से पहले आपके पास स्टॉक आ जाए, और ज्यादा भी स्टॉक नहीं मंगा लो। ओके, मशीन भी आपकी खाली नहीं रहना चाहिए, वरना मशीन का फ्यूल वेस्ट जाएगा, लेबर भी खाली बैठा होगा। तो ये देखो, ये कुछ 3 फेमस टेक्निक्स हैं, एक है एबीसी, एक जस्ट इन टाइम, एक है अपनी ईओक्यू, और भी 2-3 टेक्निक्स हैं आपके बुक में जो इतनी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखो अपने सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू। इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए एबीसी टेक्निक, जस्ट इन टाइम और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी काफी ज्यादा पॉपुलर है। ये आपको अदर कॉन्सेप्ट्स में भी, अदर आगे भी जाओगे ना आप, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स में पढ़ने को मिलेगा, ये वाली टेक्निक ज्यादा फॉलो। ठीक है, तो देखो, आई होप तुम लोगों को ये समझा होगा मैंने जो भी बताया। चैप्टर था अपना प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हमने प्रोडक्शन का थोड़ा प्रोसेस समझा, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल समझा, रूटिंग, लोडिंग वगैरह। फिर यहाँ पे हमने प्रोडक्शन के जो सिस्टम्स होते हैं, जॉब बैच, हाँ जो जॉब बैच, और अपना क्या था, प्रोसेस वाला था ना कुछ। यहाँ पे देखो अपना मास था, और यहाँ पे अपना प्रोसेस वाला था, एंड इधर बैच था, फिर जॉब था, एंड प्रोजेक्ट था। ठीक है, तो ये वाली टेक्निक भी समझी, एंड ये अपनी इन्वेंटरी मैनेजमेंट की टेक्निक में आई। इन्वेंटरी वाला पार्ट छोटा रहता है क्योंकि प्रोडक्शन में ज्यादा टाइम लग जाता है, इन्वेंटरी तो बन के रहेगी। तो ये था एक्चुअली अपने मॉड्यूल 1 का ओवरव्यू। अगर बहुत अच्छे से ये वीडियो देखते हो, फिर बुक उठा के तुम लोग पढ़ते हो, तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे। अब वो वाले पार्ट्स मत समझो जो इंपॉर्टेंस वगैरह लिखे हैं, लेक्चर सुनो तो तुमको बेटर तरीके से सारी चीजें समझ जाएंगे। ठीक है, चलो तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं मॉड्यूल 2 पढ़ाऊंगा, एंड इसी के बीच में मैं तुम लोगों को इसके एमसीक्यूज भी शेयर कर दूंगा, जो तुमको, जिसमें से तुम एग्जाम में कुछ क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते। ओके, तो ये वीडियो आप लोग भी देख लो, एंड हो सके तो अपने एसवाई बीकॉम के दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो। ठीक है, ताकि वो लोग भी देख सकें। चलो बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, टेक केयर।